हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मजा ले रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आया हूँ आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर फिजिक्स का, ऑस्सिलेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 70 में से 5 नंबर का चैप्टर है। यानी ये कह सकते हो कि आसानी से यहाँ पे नंबर मिल जाते हैं और थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग ऑसिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। और जब से आप क्लास 11th में आए हैं तब से आप लोग मोशन को कई बार पढ़ चुके हैं। जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर 3 के अंदर आप लोगों ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 में आप जब आए तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, यानी 2 डायमेंशनल मोशन। फिर उसके बाद आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा। लेकिन इन सभी मोशंस में कभी कोई रिपीटेशन देखने को आपको नहीं मिला। लेकिन आज जो हम मोशन पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर रिपीटेशंस होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ तो पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना। तो ये हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो आप देखते होगे ना, हर 365 दिन के बाद क्या करती है, अपने मोशन को रिपीट करती है। तो ये आपका रिपीटेड मोशन आ गया। सेम ऐसे ही अगर मान लिया जाए एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और उस सिंपल पेंडुलम को मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो जैसे मान लिया जाए ये आपका सिंपल पेंडुलम है, और इस पेंडुलम को अगर मैं यहाँ पे ले गया और ले जाके छोड़ दिया तो क्या होगा, पेंडुलम पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे, मतलब लगातार यहाँ पे मोशन हो रहा है। और ये जो मोशन है ये आपका रिपीटेड मोशन है। सेम ऐसे ही अगर आपका एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर आपका एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, जैसे ये एक आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। यानी मीन पोजीशन बोले तो एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे बॉडी नॉर्मली रहती है। जैसे ये पेंडुलम जो है, अगर आप छोड़ दो तो कुछ देर बाद आके यहाँ रुक जाएगा। तो ये जो पोजीशन है ये इसका मीन पोजीशन है। सेम ऐसे ही ये जो बॉडी यहीं पे रहेगी तो ये इसका मीन पोजीशन है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस ब्लॉक को खींच के यहाँ लाऊं और ले जाके छोड़ दूं तो ये ब्लॉक लगातार इस तरीके से कर रहा होगा, यानी यहाँ पर भी मोशन बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मोशन बार बार अपने आप को रिपीट करता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उस तरह के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। बच्चों, पीरियोडिक मोशन का क्या मतलब है? तो अगर मैं आपके साथ लिखना चाहूं तो पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन बोले तो एक ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। यानी क्या कह सकते हैं, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, विच रिपीट्स itself, which repeats itself after a regular interval of time, after a regular या फिर fixed interval of time, fixed interval of time is called periodic motion। यानी ऐसा कोई भी मोशन जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रिपीट करता है उसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल जो थे ये पीरियोडिक मोशन के ही तो एग्जाम्पल थे। आप देख लीजिए, यहाँ भी मोशन अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रिपीट कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी मोशन अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, वहाँ भी मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अपने आप को रिपीट करता था, ठीक है। तो ये सभी मोशंस को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब यहाँ पीरियोडिक मोशन का भी एक स्पेशल केस आता है, और उस स्पेशल केस को हम लोग कह देते हैं ऑसिलेटरी मोशन। यानी अगर मैं बात करता हूँ ऑसिलेटरी मोशन की, ऑसिलेटरी मोशन, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? तो ऑसिलेटरी मोशन बोले तो एक ऐसा मोशन जहां पे बॉडी अपने मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रिपीट करता है और बॉडी अपने ही मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो मूव करता है, उसे हम लोग उसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कह देते हैं। जैसा
इसमें आप देख रहे हैं कि बॉडी अपने मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम का रिपीट तो कर रहा है, साथ साथ ये जो इसका मीन पोजीशन है इसी के तो आगे पीछे घूम रहा है बार बार। तो ये आगे पीछे घूमना जो है इसके लिए हम दो वर्ड्स यूज करते हैं। पहला हो गया आपका टू एंड फ्रो मोशन और दूसरा हो गया आपका एक हो गया टू एंड फ्रो मोशन और दूसरा हो गया बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स यूज किया जाता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये जो मोशन है ये भी आपका ऑसिलेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ भी ये आपका मीन पोजीशन हो गया और अगर बॉडी को आपने यहाँ से हटा के यहाँ किया और छोड़ दिया तो ये बॉडी अपने मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम का रिपीट कर रहा है और साथ साथ यहाँ पर बॉडी अपने मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ भी मूव कर रहा है। तो ये जो मोशन है ये भी आपका ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। आप गिटार बजाते हैं तो गिटार का जो तार है उसे आप जब ऐसे करते हैं तो वो इस तरह से लगातार करता रहता है, तो ये जो मोशन है इसे भी आप लोग ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हो। तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी आपके ऑसिलेटरी मोशन हैं ये सारे के सारे पीरियोडिक हैं, क्योंकि देखो यहाँ भी मोशन अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के रिपीट कर रहा है, यहाँ भी मोशन अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के रिपीट कर रहा है, तो ये सारे ही मोशन पीरियोडिक हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी आपका ऑसिलेटरी मोशन है वो सारा का सारा पीरियोडिक होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये सपोज दैट घड़ी में अभी शाम के 6 बज रहे हैं, ठीक है, तो छोटी वाली सुई 6 पे रहेगी और बड़ी वाली सुई 12 पे। अब 1 घंटे बाद आप देखोगे तो ये जो मिनट वाली सुई है ये वापस यहीं पहुंच जाएगी, ठीक है, तो वापस यहीं पहुंच गई। तो ये जो मोशन है ये अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मीन पोजीशन का बैक एंड फोर्थ वाला मोशन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। ऐसे ही हमारा पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, अगर वहां भी बात करोगे तो वो जो मोशन होगा वो भी आपका पीरियोडिक मोशन तो है बट ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि वहां पर भी आप देखेंगे तो कोई बैक एंड फोर्थ वाला मोशन नहीं हो रहा। सो बात समझ में आती है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट हो जाता है यहाँ पे कि भाई जितना भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारा का सारा पीरियोडिक होगा, लेकिन जो पीरियोडिक है वो जरूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी हो। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं ऑसिलेटरी मोशन क्या है उसे बता देता हूं। तो एक ऐसा मोशन, एनी मोशन विच मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो about its mean position, सो बात समझ रही हो। तो ऐसा मोशन जिसमें बॉडी जो है अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट या तो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा हो या फिर टू एंड फ्रो मूव कर रहा हो, तो उस तरह के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कह देते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जितना भी हमारा ऑसिलेटरी मोशन है वो सारा का सारा पीरियोडिक है, लेकिन जो पीरियोडिक है वो जरूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी हो। तो अब ये पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक, ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक, ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक बट periodic motion is oscillatory is not necessary सो बात समझ में आती है कि ऑसिलेटरी मोशन हमेशा पीरियोडिक होगा, लेकिन पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी ऐसा जरूरी नहीं है। सो ये हमारा एक पॉइंट हो गया इसमें। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं टाइम पीरियड को डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई टाइम पीरियड का क्या मतलब है। तो टाइम पीरियड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। तो टाइम पीरियड का मतलब वो समय जिसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए। द टाइम आफ्टर विच रिपीटेशन स्टार्ट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी क्या कह सकते हैं, द टाइम after which
रिपीटेशन, द टाइम आफ्टर विच रिपीटेशन स्टार्ट्स इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो बात समझ गए, वो समय जिसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और यहीं पे एक और टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। ये सारे मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ, हालांकि है तो बेसिक टर्म, बट कई बार बच्चों को नहीं पता होता है या क्लियरिटी नहीं होती कंसेप्ट की। पता तो होता है बट क्लियरिटी नहीं होती कंसेप्ट की। सो बच्चों, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस हो रहे हैं, इससे आपको फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। ठीक है, अभी ये दोनों टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा, इनके बीच रिलेशन भी समझाऊंगा कि रिलेशन क्या है। तो नंबर ऑफ रिपीटेशंस, नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, यानी कितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम हो रहा है, इससे आपको फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लें कोई दो पर्सन्स थे, ए और बी। ए और बी दोनों को ही बोला गया कि जाओ पार्क के चक्कर लगाओ। मान ली ए ने एक घंटे में 10 चक्कर लगाए और वहीं बी ने एक घंटे में सिर्फ 8 चक्कर लगाए। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए यहाँ पर टाइम पीरियड किसका ज़्यादा है, सो बच्चों वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि यहाँ टाइम पीरियड किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है कि बी का ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ए जो है एक घंटे में 10 चक्कर लगा दे रहा है, जबकि बी जो है वही एक घंटे में सिर्फ 8 चक्कर लगा पा रहा है। यानी कि समय किसको ज़्यादा लग रहा है, तो बी को। तो जिसको समय ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसे एक चक्कर लगाने में समय ज़्यादा लग रहा है, यानी बी का यहाँ पर टाइम पीरियड जो होगा हमेशा ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन है टाइम पीरियड ऑफ ए, यानी बी का टाइम पीरियड हमेशा ए से ज़्यादा है। अब यहीं अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर दूं कि भाई फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशंस हो रहे हैं, इससे आपको फ्रीक्वेंसी का अंदाजा लगेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक घंटे में सिर्फ 8 रिपीटेशन हुए हैं, जबकि यहाँ एक घंटे में 10 रिपीटेशन हो गए, यानी नंबर ऑफ रिपीटेशंस कहाँ ज़्यादा है, तो ए में, इसलिए ए का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या समझा, यानी बी का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है ना, ए का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा था उसका फ्रीक्वेंसी कम है, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था उसका टाइम पीरियड कम है, यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन है वो उल्टा है। तो यहाँ से मैं आप कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। अब अगर मैं इसके बाद आपसे पूछूं कि बताओ टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो सोचो अगर टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकंड है और यही सेकंड ऊपर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, पर सेकंड या फिर हर्ट्ज। तो यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है पर सेकंड या फिर हर्ट्ज, जिसे हम एच और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बच्चों, मुझे लगता है कि आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरा अपनी कॉपी में, देन उसके बाद हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन की। भाई पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, तो पीरियोडिक फंक्शन बोले तो ऐसा कोई भी फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करता है, एनी फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट, यानी रेगुलर इंटरवल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे वो फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करता है उसी को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो चीज़ आपको नजर आ रहा है ये इसका आर्ग्यूमेंट है, ये इसका आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो f एक फंक्शन है, तो f का आर्ग्यूमेंट आपका थीटा था। अब इस f का आर्ग्यूमेंट आपका थीटा था, अब इस थीटा में अगर मैं कुछ ऐसा जोड़ दूं जिससे इस फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, तो उसी को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये एफ ऑफ थीटा एक फंक्शन था, इसमें मैंने टी ऐड कर दिया और इसको ऐड करने से इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वापस से एफ ऑफ थीटा ही आ गया, तो ये जो फंक्शन होगा इसी को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कह देंगे। सो बात क्लियर होती है। अब इसके अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात कर दूं तो हमारा चाहे साइन फंक्शन हो और चाहे हमारा कॉस फंक्शन हो,
दोनों के ही केस में हम लोग अगर 2 पाई को ऐड कर देते हैं तो क्या इससे उस फंक्शन पे कोई फर्क पड़ता है? तो नहीं पड़ता। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, साइन 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वह हमेशा साइन थीटा के ही बराबर होता है। सेम ऐसे ही कॉस थीटा में भी अगर आप 2 पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे कॉस फंक्शन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी ये भी आपका कॉस थीटा ही आ जाएगा। तो आप समझिए, यहाँ से हम टाइम पीरियड को बताएंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे आपने थीटा के साथ 2 पाई जोड़ दिया और इसको जोड़ने से इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये जो 2 पाई है ये यहाँ पर इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, सेम ऐसे ही कॉस थीटा में जब मैंने 2 पाई को ऐड किया तो क्या इस फंक्शन पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, वापस से कॉस थीटा ही आ गया। तो इसका मतलब यहाँ जो 2 पाई है ये आपका टाइम पीरियड है। सो टाइम पीरियड क्या है? तो वो कोई भी चीज जिसको जोड़ने से उस फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े उसी को हम लोग टाइम पीरियड कह देते हैं। और ऐसा फंक्शन जो कि आपने आपको वापस से रिपीट कर दे रहा है उसे हम लोग आपका पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों। सो अब इसके बाद हमें पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेफिनेशन भी एग्जाम में आता है और उससे रिलेटेड दुनिया भर की चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो बच्चे इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा और तरीके से इसके नोट्स बनाइएगा। ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए हुक्स लॉ क्या कहता है। ठीक है। तो हुक्स लॉ वाली कहानी आप लोगों ने चैप्टर 6 के अंदर भी पढ़ी होगी। जब आपने वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा था तो वहां भी आपका रीस्टोरिंग फोर्स और हुक्स लॉ का कंसेप्ट आया था। तो मैं एक बार दोनों चीजें रिकॉल करा देता हूं आपको, जिससे कि एसएचएम समझना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है। तो देखो, पहली चीज आप ये समझ लो कि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा अपने ओरिजिनल पोजीशन, शेप और साइज में रहना चाहती है। अगर आप किसी भी बॉडी के शेप या साइज को या उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो बॉडी हमेशा उसका विरोध करेगी और उस विरोध करने के चक्कर में बॉडी के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कि मान लें मैं क्लास ले रहा हूँ और बहुत देर से क्लास ले रहा हूँ और बच्चे नहीं चाहते कि मैं इसके आगे और क्लास लूँ, तो वो क्या करेंगे? मुझे खींच के बाहर निकालना चाहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं तो अभी 2 घंटा आपको और पढ़ाऊँ। तो उस केस में क्या होगा? सोचो, अगर बच्चे मुझे ऐसे पकड़ के बाहर की तरफ खींच रहे हैं और मैं बाहर जाना नहीं चाहता तो क्या होगा? मैं अपने आप को अंदर की तरफ खींचूंगा। तो जब आपने मेरी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की तो अपने आप से मेरी बॉडी के अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया जिसे मैं रीस्टोरिंग फोर्स कहता हूं। ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं ये कि ये आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है और यहाँ पे फिलहाल अभी आपका ये जो ब्लॉक है अपनी नॉर्मल पोजीशन यानी अपने मीन पोजीशन पे रखा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से खींच के मान ली यहाँ लेके आता हूँ तो क्या लगता है आपको कि ये स्प्रिंग इसे यहाँ आने देगा? कभी नहीं। बस स्प्रिंग तो चाहेगा ना कि ऐसा है तो ये ऐसा ही रहे। लेकिन अगर आप इसके शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये इसका विरोध करेगा और इस विरोध करने के चक्कर में बॉडी के अंदर अपने आप से एक फोर्स डेवलप हो गया जिसे मैं रीस्टोरिंग फोर्स कह रहा हूँ। तो आप समझिए, आपने इसको खींचा बाहर की तरफ लेकिन ये बाहर जाना नहीं चाहता तो इसने अपने आप को अंदर की तरफ समेटा, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स आपका इधर की तरफ लग गया। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो इधर की तरफ था और रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ इधर की तरफ। सेम ऐसे ही अगर आप इस स्प्रिंग मास सिस्टम को दबाने की कोशिश करेंगे और मान लें मैं इसको दबा के सपोज दैट यहाँ ले आता हूँ तो क्या लगता है कि ये स्प्रिंग चाहता है कि ये दब जाए? कभी नहीं चाहेगा। ठीक है। तो अगर आप इसको खींच के इधर ला रहे हैं यानी अंदर की तरफ दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो नहीं चाहता कि ये दबे। तो क्या होगा? इसके अंदर अपने आप से एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ और ये जो फोर्स है इसी को आप लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। सो बात क्लियर है? सो फिलहाल आपको रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन का कहानी समझ में आ रहा होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स कैसे डेवलप होता है और उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होता है। अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है तो वो हमें पता चलता हुक्स लॉ से। तो हमारा हुक्स लॉ क्या कहता है? तो हुक्स लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली होता है। यानी किसी बॉडी को आप कितना ही ज़्यादा खींचोगे या कितना दबाओगे
उससे डिसाइड होगा कि वहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा। तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। सो एफ आर इज इक्वल टू एक्स। अब डायरेक्टली का साइन हटाओ कि कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट है वो के है, जिसे हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि यहाँ पे एफ आर वैक्टर और ये जो एक्स वैक्टर है, एक बार जरा चेक करो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है। तो जब आप इसे बाहर की तरफ खींच रहे थे तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर लग रहा था, जब इसे आप अंदर दबा रहे थे तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर लग रहा था। यानी हमेशा दोनों की जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट थी। और जब भी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वहां हमेशा एक माइनस का साइन लगेगा। सो एफ आर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये आपका रीस्टोरिंग फोर्स की कहानी है। तो ये याद रखिएगा कि एफ आर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स होता है। ठीक है, तो ये आपका हुक्स लॉ है। अगर आपको ये समझ में आता है देन आप एसएचएम समझने के लायक बन चुके हो। तो अगर मैं एसएचएम का डिस्कशन करूं तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने क्या बताया कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। यानी ये एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें आपकी जो बॉडी है वो हमेशा बैक एंड फोर्थ मूव करती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ अ रीस्टोरिंग फोर्स। यानी यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से है। और उस रीस्टोरिंग फोर्स की दो कंडीशंस हमेशा याद रखिएगा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए। तो ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक सा डेफिनेशन हो गया कि भाई यहाँ पर बॉडी जो हमेशा मीन पोजीशन की ओर बैक एंड फोर्थ मूव करना चाहिए एक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंड ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए। अब जैसा मैं आपको ये दिखाऊं तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मोशन है ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कैसे, तो आप समझिए। तो देखो, जब मैं इसको खींच के इधर से यहां ले गया और छोड़ा तो ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन के बाद बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, यानी ऑसिलेटरी मोशन तो है। अब यहां पर ये जो बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है वो हो किसकी वजह से रहा है, तो भाई इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रहा है। और जरा एक बार चेक करना कि क्या इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है कि नहीं है। तो आप कहोगे हाँ सर है, क्योंकि देखो मीन पोजीशन ये रहा, जब इसे आप यहां खींच के ले गए तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, और जब आपने इसको दबाया तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। यानी रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ही मीन पोजीशन की तरफ है, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली होता है। ये तो हमें हुक्स लॉ ने ही बता दिया था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो मोशन है यही हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है वो समझ में आ रहा है। ये तो अभी मैंने आपको एसएचएम की एक डेफिनेशन दी, और वो डेफिनेशन आपका रिस्टोरिंग फोर्स के टर्म में है। एसएचएम को अगर हम चाहें तो एक्सेलरेशन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो वो समझते हैं। तो आपको हुक्स लॉ याद है, हुक्स लॉ क्या कहता था कि एफ आर इज इक्वल टू माइनस का की एक्स। अब आपको पता है कि भाई कहीं पे भी अगर फोर्स लगेगा तो वहां एक्सेलरेशन होगा, एफ इज इक्वल टू एम में, यानी अगर कहीं भी फोर्स लग रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी यहां पर जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा इसमें वह हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होगा। तो आप कह सकते हैं ना कि हमारा एफ आर जो होगा वो यहाँ पे एम ए के बराबर होगा। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया और ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो दोनों से ही आपको मिल तो रिस्टोरिंग फोर्स ही रहा है ना, तो हम चाहें तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। अब समझिए कि अगर मैं चाहूं तो इस m को नीचे भेज सकता हूं, तो माइनस का k बाय एम जो है वो ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम चाहें तो ओमेगा स्क्वायर के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। छोड़ो अभी फिलहाल के लिए, अभी तो बस आप इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ पे जो k बाय एम है वो कांस्टेंट है, क्योंकि k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो अगर आपने एक स्प्रिंग ले लिया तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट तो फिक्स रहेगा ना हमेशा, वो तो नहीं चेंज होने वाला। और रही बात m की, तो वो इस ब्लॉक का मास है तो वो भी नहीं चेंज होने वाला। तो ये दोनों ही कांस्टेंट हैं।
तो अगर इस k बाय m को मैं हटाऊं तो यहाँ पे a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया, ठीक है। और आपको एक बात और पता होगी कि F इज इक्वल टू एम में, तो मास जो है वो तो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके पास तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो जो भी डायरेक्शन होगा वो किसके पास होगा, तो एक्सेलरेशन के पास। तो हम कह सकते हैं ना कि भाई फोर्स के पास जो भी डायरेक्शन आ रहा है वो एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है। और मैं चाहूँ तो इसी को पलट के भी बोल सकता हूँ कि भाई जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई बता दे कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो मैं यहाँ बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता कि एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन होगा। तो ऑब्वियसली जो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा वही आपका एक्सेलरेशन का भी होगा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ भी कहानी बनेगी कि भाई हमारे रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये, तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो हमारे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अपने को दो तीन बातें समझ में आ गई। पहला तो कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा कि हमारा एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। अब चेक कीजिए, आपका मीन पोजीशन ये रहा और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। यहाँ पे चेक कीजिए, मीन पोजीशन ये रहा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, यानी एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो वो मोशन जिसमें बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सेलरेशन। जैसे पहले मैं लिखता था अंडर द एक्शन ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स, तो जहां जहां रिस्टोरिंग फोर्स दिख रहा है ना वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स हटाओ और उसकी जगह एक्सेलरेशन चिपकाओ, ठीक है। तो जहां जहां आपको रिस्टोरिंग फोर्स दिख रहा है वहां वहां एक्सेलरेशन चिपका दो, खत्म कहानी, हो गया एक्सेलरेशन के टर्म में मामला कंप्लीट। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर कोई बॉडी अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है और वहां जो इमोशन है ये एक्सेलरेशन की वजह से है, और ये एक्सेलरेशन अगर आपका हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो वहां जो मोशन होगा उसी को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। सो बच्चों बात समझ में आ रही है। तो वही कहानी जो रिस्टोरिंग फोर्स की थी सेम कहानी यहाँ भी रिपीट हो रही है, बस यहाँ हमने क्या कर दिया कि रिस्टोरिंग फोर्स शब्द हटाया और उसकी जगह एक्सेलरेशन चिपकाया। तो बस ये कॉपी पेस्ट का खेल चल रहा है और कुछ भी नहीं है। सो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, यानी एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम दूंगा कि भाई एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ठीक है बच्चों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम की। तो एसएचएम के अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर दें तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन थे ना, एफ आर इज इक्वल टू एक तो माइनस का के एक्स और दूसरा था एफ आर इज इक्वल टू एम में। और क्योंकि दोनों से ही निकल तो रिस्टोरिंग फोर्स ही रहा है तो ऑब्वियसली हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, यानी हम क्या लिख रहे हैं कि ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें तो हमें एम ए इज इक्वल टू माइनस का के एक्स मिल जा रहा है। और आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv बाई डी एक्स। तो m और a की जगह हम dv बाई डी टी लिख सकते हैं, तो m इंटू डी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। और आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dx बाई डी टी। तो जहां v लिखा हुआ है वहां अगर मैं चाहूं तो dx बाई डी टी लिख सकता हूं। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे x का एक बार डिफरेंशिएशन और उसके बाद फिर दोबारा डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन हो गया। और जब दो बार डिफरेंशिएशन होता है तो उसको लिखने का तरीका होता है डी स्क्वायर बटे में डी टी स्क्वायर। बाकी x का अगर हुआ है तो m डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये m जो है अगर मैं चाहूँ तो इसको इधर भेज सकता हूँ, तो अगर इसको मैंने इधर भेज दिया तो डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का के बाय एम इंटू में एक्स। अब आपको पता है कि ये जो के है ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए कांस्टेंट होगा।
और m का मतलब मास, यानी वो जो ब्लॉक लगा था उसका मास। तो ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, और अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं तो मैं चाहूँ तो इसे रिप्लेस कर सकता हूँ, और मैंने इसे रिप्लेस कर दिया एक दूसरे कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर से। तो अगर मैं इसे ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा जो इक्वेशन तैयार होगा वो होगा डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इस नेगेटिव वाले पोर्शन को अगर इधर भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी स्क्वायर और प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब यहाँ से सब कुछ इधर चला गया तो इधर क्या आ गया आपका जीरो। तो ये जो आपको इक्वेशन अभी नजर आ रही है ना, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो ये हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब अगर ये इक्वेशन है तो भाई इसका सॉल्यूशन भी होगा, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें एक स्टेप ऊपर जाना है, यानी यहाँ पे। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे मैंने क्या किया था, x को 2 बार डिफरेंशिएशन किया, और x को 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद वापस से x ही तो आ गया विथ सम नेगेटिव कांस्टेंट। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो x का कोई ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसको मैं 2 बार डिफरेंशिएशन कर दूं और वापस से वही चीज रिपीट हो जाए विथ सम नेगेटिव कांस्टेंट, तो उसे हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। तो अब मुझे यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, और जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उसी को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहेंगे, यानी यहाँ से मुझे एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। सो बात क्लियर है? तो अभी आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम मैंने कराया है ये कई बार पेपर में आपसे पूछता है, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके चलना है आपको, ठीक है बेटा। बाकी अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों अगर हमें देखना है कि सॉल्यूशन क्या होगा, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो मैं मान लेता हूँ कि ये सॉल्यूशन जो है हमारा ये है x इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। सो x इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। बाकी आपको मैंने बताया था कि सॉल्यूशन हम किसे मान के चलेंगे, तो एक ऐसी चीज जिसका मैं 2 बार डिफरेंशिएशन करूं और वो वापस से वही चीज रिपीट हो जाए विथ सम नेगेटिव कांस्टेंट, तो उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा करते थे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और देखना है कि वापस से यही चीज रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर रिपीट हो गई का मतलब क्या है कि ये इस इक्वेशन का सही सॉल्यूशन है, अदरवाइज दिक्कत है। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो अगर मैं टाइम t के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी, और ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे a जो है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एम्पलीट्यूड बोले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे आपका एक स्प्रिंग मास सिस्टम था, सपोज दैट ये आपका एक स्प्रिंग मास सिस्टम था, ये अभी जहां पे रखा था ये इसका मेन पोजीशन है। अब मैं इसे अगर यहां से खींच के 5 सेंटीमीटर आगे ले गया और छोड़ दिया तो ये लगातार ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन आप कभी भी चेक कर लेना, अगर मैं इसे 5 सेंटीमीटर तक खींच के ले गया हूं तो ये अगली बार जब यहां आएगा तो मैक्स टू मैक्स 5 सेंटीमीटर तक आ सकता है या उससे कम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्सेस अपना काम कर रही होंगी। तो यहाँ पे जितना आप खींच के ले जाते हो वही इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं ना कि आपका a जो है वो कांस्टेंट है, तो उसे हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो a को अगर हमने बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब आपको आप में से जो बायो वाले बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो बेटा आपके लिए आपका मैथ्स टीचर मैं ही हूँ और मैं ही आपका फिजिक्स टीचर भी हूँ।
सो कोशिश यही रखें कि जो मैं यहाँ बता दूँ उसे आप लंबे समय तक याद रखें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमेशा आपके काम आएगी। तो बेटा इस फॉर्मूले को याद कर लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, और cos x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो sin x आएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो अगर आप cos x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो sin x आएगा। ठीक है, तो ये याद रखो कि sin x का डिफरेंशिएशन किया तो cos x आ गया, cos x किया का तो sin x आ गया। लेकिन जब हम cos का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा यहाँ पर एक माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो cos x का अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपको माइनस का sin x मिलेगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, इसे याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। तो a और d बाई डी टी ऑफ कॉस एक्स, कॉस मतलब d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, तो माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन और x बोले तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो अभी मैंने कॉस का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का साइन आ गया। अभी जो कॉस के अंदर है हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अगर आप ये जो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अलग से तो क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं। तो पहला काम तो क्या था कि दोनों को सेपरेट करने का, तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस में डी बाई डी टी ऑफ फाई नॉट। अब आपको पता है कि यहाँ पे ओमेगा जो है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कांस्टेंट होता है, तो वो भी आपका डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा। तो बचेगा क्या, डी टी बाई डी टी, और ये फाई नॉट जो है ये आपके इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी यहाँ पे ओमेगा भी कांस्टेंट है और फाई नॉट भी कांस्टेंट है। तो अगर फाई नॉट कांस्टेंट और इसका आप डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका ओमेगा, क्योंकि dt से dt कट गया। तो याद रखिएगा कि d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट तो इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये जो चीज है ना ये इस चैप्टर में बार बार आएगी, तो बेहतर है कि आप एक बार इसे ढंग से समझ लो और ध्यान रखो आगे तक के लिए। ठीक है, क्यों बार बार नहीं बताया जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। अब कॉस के अंदर जो चीज है इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का जो डिफरेंशिएशन किया तो सिर्फ ओमेगा आया। ठीक है, ओके। अब देखो ये माइनस का ए ओमेगा तो इधर आ गया और ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो जब हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होने के लिए हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं फिर देखते हैं फिर क्या आता है। तो अगेन differentiating both sides with respect to time t। तो अगर मैंने दोबारा से टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो एक बार देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बाई, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे ये आ जाएगा। अब आपको इसका भी तो दोबारा करना है, तो डी बाई डी टी ऑफ माइनस का ए ओमेगा और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो ए ओमेगा है तो कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा। तो माइनस का ए ओमेगा बाहर चला गया, बचा क्या, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी और प्लस का फाई नॉट। अब मैंने बताया था कि भाई याद कर लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स। तो यह आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, अच्छा अभी तो आपने साइन का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस आया। अभी कॉस के अंदर जो चीज है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको अलग से करके दिखा दिया था, तो ये हमारा ओमेगा आ गया था, यानी यहाँ पे एक ओमेगा और आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर और कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है बच्चों, अब जरा एक बार इसको देखना ध्यान से, ए और यहाँ पे ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये जरा चेक करना, ए और कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ये पूरा किसके बराबर था, तो एक्स के। तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर और इस पूरे की जगह एक्स। तो ये वापस से वही चीज आ गई।
तो यानी कि हमारा वो जो बेसिक सा कंडीशन था जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। मैंने बोला था कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो x की कोई ऐसी वैल्यू जिसका हम 2 बार डिफरेंशिएशन कर दें तो वापस से वही चीज रिपीट कर जाए। तो हमने कहा कि भाई ये हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो सिर्फ हमारे कह देने से काम थोड़े ना चलेगा भाई, चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया। तो पहली बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ऐसा आ गया। तो अपने को समझ में आ गया कि यहाँ पे x इजिकल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट जो है ये SHM के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM है। तो यहाँ से अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ बच्चों। तो यहां से अगर मैं आपको कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM इज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट और x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM है। जैसे मैंने आपको इसके साथ करके दिखाया, अगर आप चाहें तो घर बैठ के इसके साथ भी कर सकते हैं यही सेम काम। यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा और चेक करना कि 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद वापस ये चीज आई कि नहीं आई। अगर आ गई मतलब समझना कि ये भी पॉसिबल सॉल्यूशन है, और नहीं आई तो समझ लेना सर जी आपको बेवकूफ बना रहे थे। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होगा, आएगी 2 बार करने पे। ठीक है, और सर आपको बेवकूफ नहीं बना रहे, बेफिक्र रहिए आप लोग। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM है। अब यहाँ पर जो टर्म्स यूज हो रही है उनके मतलब आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं x की बात कर दूं तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा एक काम कीजिए, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं चीज़ों के मतलब समझा देता हूँ आपको। तो बच्चों ये जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे x जो है ये हमारे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि मीन पोजीशन से बॉडी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना दूर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं तो हमेशा मीन पोजीशन से देखा जाता है। तो ये आपका मीन पोजीशन है। अगर मैं यहाँ से बॉडी को खींच के मान लें यहाँ तक लेके गया हूँ तो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्योंकि बॉडी कितना ही ऑसिलेट कर ले कभी भी इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ेगा, हमेशा रेजिस्टिव फोर्सेस से पीछे ही रह जाएगा। जैसे जैसे वक्त बीतेगा उसका ऑसिलेशन कम होता जाएगा और एक पॉइंट पर जाके वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ये है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपने यहाँ से छोड़ दिया और बॉडी लगातार ऑसिलेट कर रहा है और आपने मान लो 3 सेकंड बाद देखा और 3 सेकंड बाद बॉडी आपको यहाँ पे नजर आई, तो मीन पोजीशन से ये जो दूरी है ये आपके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो बात क्लियर है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मीन पोजीशन से जितनी भी दूरी पे हैं वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो x का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, a का मतलब हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहा करते थे। और ये जो कॉस फंक्शन के अंदर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं फेस। ठीक है, और फेस क्या बताता है, तो बेसिकली किसी भी पार्टिकल का जो फेस है वो 2 यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको देता है। पहला तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉडी की पोजीशन क्या है और उसके मोशन की डायरेक्शन क्या है। यानी यहां से आपको 2 चीजें मिलती है, एक तो पोजीशन का पता चलता है, दूसरा मोशन की डायरेक्शन का पता चलता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉडी किस पोजीशन पे और उसके मोशन की डायरेक्शन क्या है। जैसे सपोज दैट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने देखा और मैं कह रहा हूं कि मेरा बॉडी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तो इसका पोजीशन हो गया। अब यहाँ पे होने के बाद भी बॉडी हो सकता है इधर जा रही हो और हो सकता है बॉडी इधर आ रही हो, भाई दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। तो बॉडी के पोजीशन के साथ साथ यहाँ पे आपको मोशन का डायरेक्शन भी बताना है। तो मान लिया बॉडी इधर की तरफ आ रही है, तो ये दोनों चीजें जो है जिससे आपको पता चल रही है उसे आप लोग कहते हैं फेस। अब इसके अंदर ये जो ओमेगा है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, और ये जो फाई नॉट है ये फाई नॉट रिप्रेजेंट करता है इनिशियल फेज को, इनिशियल फेज को, और इसे हम लोग एपॉक के नाम से भी जानते हैं, EPOCH एपॉक। ठीक है, तो इनिशियल फेज का मतलब हो गया कि जब आपने देखना शुरू किया
उस समय पर जो उसका फेस होगा उसे हम इनिशियल फेस कहेंगे। क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि जब उसने ऑसिलेट करना शुरू किया तभी आप देखने लग जाओ, नहीं भाई, इसको यहाँ ला के छोड़ा और ये ऑसिलेट कर रहा था, आपने मान लो 20 सेकंड बाद देखना शुरू किया, तो जब आप देखना शुरू कर रहे हो वहां पर जो टाइम होगा वो 0 होगा, और उस समय जो भी इसका पोजीशन होगा और जो भी इसके मोशन का डायरेक्शन होगा उसी को हम लोग इनिशियल फेज कहते हैं, जिसे हम लोग 5 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियल फेज अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, और नहीं है गिवन तो आप वहां पे 5 नॉट को 0 मान सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स में ऐसा काम आता है आपके। सो बच्चों, आज के जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया। पहला तो मैंने बताया कि भाई आपका पीरियोडिक मोशन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, फिर मैंने दोनों में डिफरेंस बताया, फिर ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस हमने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या वो पूरा समझाया गया आपको, प्लस उसके बाद उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमने आपको एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया। यानी एक तरह से कह सकते हो कि एसएचएम की पूरी कहानी लगभग आपको समझा दी गई है। ठीक है, इससे ज्यादा एसएचएम आपका नहीं है। बाकी इसके बाद आगे के जो टॉपिक्स है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वीडियोस बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई बोले तो जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, स्कूल वाले बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ हम कोई नीट का सिलेबस नहीं करा रहे आपको, कोई जेईई मेंस नहीं करा रहे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं करा रहे। यहाँ हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अच्छे नंबरों से कंसेप्ट को समझते हुए क्लास 12th में पहुंचे, जिससे कि 12th वाले टीचरों को दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।